एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 13 जनवरी का करंट अफेयर्स। तो सभी लोग जल्दी से क्लास में आ जाएं, फिर हम लोग अपनी क्लास को शुरू करेंगे। आप सभी लोग जानते हैं कि कल 12 जनवरी थी और कल मनाया गया था नेशनल यूथ डे। तो हम उसके बारे में भी पढ़ेंगे, सारी हम चर्चाएं करेंगे। चलिए क्लास शुरू करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि अगर आपको पीडीएफ चाहिए, क्लासेस की लिंक चाहिए है, तो आप लोग यहाँ पर इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो जिसका नाम है केडी लाइव। यहाँ पर आप इसको ज्वाइन करेंगे तो आपको मिल जाएगा यहाँ पर क्लासेस की लिंक्स इन पीडीएफ, दोनों यहीं पर ही मिल जाती हैं। ठीक है, चलिए क्लास शुरू करते हैं हम। और आज 13 जनवरी का करंट अफेयर्स हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलिए भाई। सबसे पहले यहाँ पर देख लीजिएगा, नेशनल यूथ डे मनाया गया है। कब मनाया गया है? तो 12 जनवरी को मनाया गया है। चलिए तो इनके बारे में हम सारी जानकारी यहाँ पर एक बार देख लेते हैं। तो सबसे पहली बात तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि नेशनल यूथ डे कब मनाया जाता है। ठीक है, किस तिथि को मनाया जाता है? तो आंसर क्या करेंगे? आंसर करेंगे 12 जनवरी वाले दिन इसको सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, 12 जनवरी वाले दिन इसको सेलिब्रेट किया जाता है। तो यहां पर देख लीजिएगा, द राइट आंसर वुड बी ऑप्शन बी। अब देख लेते हैं कि इसको क्यों मनाते हैं, कब से इसको पहली बार मनाया गया था, किसने अनाउंसमेंट किया था, कब अनाउंसमेंट किया था, ये सारी जानकारी हम यहाँ पर देखेंगे। तो देखिएगा, सबसे पहले यहाँ पर नेशनल यूथ डे के बारे में बात करते हैं। तो देखिए, ये मनाया जाता है स्वामी विवेकानंद की जयंती पर। स्वामी विवेकानंद की जयंती पर इसको मनाते हैं। ठीक है, चलिए ठीक है। अच्छा, इनके बचपन का नाम क्या था? तो इनके बचपन का नाम भी याद रखिएगा, इनका नाम था नरेंद्र दत्त। ठीक है, ये इनके बचपन का नाम था, नरेंद्र नाथ दत्त इनके बचपन का नाम था। चलिए, फिर उसके बाद में आपको ये भी याद रखना है कि 12 जनवरी को ही क्यों मनाते हैं, क्योंकि इनका जन्म हुआ था 12 जनवरी 1863 में। कहां पर हुआ था? कोलकाता में हुआ था, इसीलिए इस दिन ही हम मनाते हैं। अच्छा, भारत सरकार ने 1984 में अनाउंसमेंट किया था कि ये जो आपकी स्वामी विवेकानंद जयंती है, इसको हर साल 12 जनवरी वाले दिन सेलिब्रेट किया जाएगा। ठीक है, तो हमारी जो सरकार है उसने कब अनाउंसमेंट किया था? तो यहां पर गवर्नमेंट ने कब अनाउंसमेंट किया था? तो अनाउंसमेंट हुआ था 1984 में कि हम क्या करेंगे, हम स्वामी विवेकानंद की जयंती को नेशनल यूथ डे के रूप में सेलिब्रेट करेंगे। तो फिर पहली बार कब मनाया गया? तो याद रखेंगे, पहली बार इसको मनाया गया था 1985 में। कब? 1985 में इसको मनाया गया था। चलिए ठीक है। अब यहाँ पर ये जो स्वामी विवेकानंद हैं, इन्होंने आपको पता है रामकृष्ण मिशन की भी स्थापना की थी। रामकृष्ण मिशन की स्थापना भी इन्होंने की थी। वो कब की थी? तो आंसर करेंगे 1897 में की थी। अच्छा, इनके गुरुजी का नाम क्या है? तो इनके गुरुजी का नाम हो जाएगा रामकृष्ण परमहंस। रामकृष्ण परमहंस। ठीक है, ये इनके गुरुजी का नाम है। चलिए, अब हम बात करते हैं कि ये तो रहा नेशनल यूथ डे, तो फिर इंटरनेशनल यूथ डे कब मनाया जाता है? तो याद रखिएगा कि इंटरनेशनल यूथ डे सेलिब्रेट किया जाता है आपका 12 अगस्त वाले दिन। ठीक है, 12 अगस्त वाले दिन। अच्छा, 12 अगस्त को भी कोई डे मनाया जाता है? बिल्कुल, 12 अगस्त को एलिफेंट डे भी सेलिब्रेट किया जाता है, ये भी याद रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ से जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें थी वो सारी हमने देख ली है। अब दूसरी बात, 2026 में इसको मनाया गया, तो थीम क्या रखी गई है भाई? तो 2026 में इसकी जो थीम है वो क्या रखी गई है? इग्नाइट द वर्ल्ड, इग्नाइट द वर्ल्ड, सॉरी इग्नाइट द सेल्फ, आई एम सो सॉरी, इग्नाइट द सेल्फ, इम्पैक्ट द वर्ल्ड। ठीक है, इग्नाइट द सेल्फ, इम्पैक्ट द वर्ल्ड। ठीक है, ये इसकी थीम रखी गई है। तो ये भी याद रखना कि इसकी थीम क्या रखी गई है, कब क्या चीजें हुई, कब इसको मनाना शुरू किया, कब अनाउंसमेंट किया था। ठीक है, इन्होंने किसकी स्थापना की थी, इनके बचपन का नाम क्या था, कहां पर इनका जन्म हुआ, कब इनका जन्म हुआ, ये सारी चीजें यहां से आप याद रखिएगा। चलिए भाई, अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। सो यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि महत्वपूर्ण खनिजों पर G7 की जो वार्ता है, ये किन 2 देशों को यहाँ पर इन्वाइट किया गया है? ठीक है, तो सबसे पहली बात तो हो कहां पर रही है, ये भी तो जरूरी है ना। सो यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि which 2 countries are invited to the G7 talks on critical minerals। तो आंसर क्या होगा? यहाँ पर इनवाइट किया गया है इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया को। लेकिन सबसे पहली बात तो ये है कि क्या इंडिया और ऑस्ट्रेलिया G7 के मेंबर्स हैं? तो जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, चलो अब यहाँ पर पूरी कहानी को जानते हैं हम कि ये मीटिंग का आयोजन कहां पर किया जा रहा है और क्यों किया जा रहा है। तो देखो, इसका जो आयोजन है क्रिटिकल मिनरल्स पर, क्रिटिकल मिनरल्स के लिए इसका आयोजन किया जा रहा है। कहां पर? तो यूएसए के वॉशिंगटन में इसका आयोजन किया जा रहा है। ठीक है,
यूएसए के वॉशिंगटन में इसका आयोजन किया जा रहा है। यहाँ पर इनवाइटेड कंट्री कौन है? तो इनवाइटेड कंट्री यहाँ पर दो हैं जिनके नाम क्या है? इनवाइटेड कंट्रीज, जिनके नाम क्या हो जाएंगे? एक तो इंडिया है और दूसरा ऑस्ट्रेलिया है। अब ये अपनी क्या कहानी बता रहा है? इसका कहना ये है, इसने इसलिए इस मीटिंग को आयोजित किया है, इसका कहना ये है कि जो मिनरल्स के लिए हमारी चाइना पे जो डिपेंडेंसी है वो बहुत ज्यादा हो गई है, तो उसको हमको कम करना है। अब उसको कम करने के लिए यहाँ पर इस मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसमें इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया को एज अ चीफ गेस्ट के रूप में इन्वाइट किया गया है। ठीक है, अच्छा, मतलब एज अ गेस्ट इन्वाइट किया गया है। अच्छा, अब हम यहाँ पर बात करते हैं G7 की। तो G7 का फुल फॉर्म क्या होता है? ग्रुप ऑफ 7। ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? ग्रुप ऑफ 7। मतलब कि यहाँ पर टोटल 7 कंट्रीज हैं, इसमें टोटल कंट्री मेंबर कितनी है? 7 है। चलो, अच्छा, इसका एस्टैब्लिशमेंट कब होता है भाई? तो इसका एस्टैब्लिशमेंट हो जाएगा 1975 में। एक्चुअल में ये पहले G8 हुआ करता था, लेकिन क्या हुआ 2014 से यहाँ से रशिया जो है बाहर हो गया, तो अब ये कितनी बची? ग्रुप ऑफ 7 बचा। तो अब ये 7 कंट्रीज कौन कौन सी हैं? अच्छा, ये इनको याद करने के लिए ना आप एक ट्रिक याद कर सकते हो, और आपको ट्रिक यहाँ पर याद किस तरीके से करना है? ट्रिक याद करना है आपको, जूस विद GF। ठीक है, अच्छा, इसमें विद जो है ये साइलेंट है, कैसे याद करोगे देखते हैं। J4 क्या हो जाएगा? जापान हो जाएगा। ठीक है, जापान हो जाएगा। इसके अलावा U4 हो जाएगा USA, I4 हो जाएगा इटली। ठीक है, इंडिया मत कर लेना, इटली है। इसके अलावा C4 हो जाएगा कनाडा। ठीक है, यहाँ पर चाइना मत करना, कनाडा हो जाएगा। E4 हो जाएगा इंग्लैंड। ठीक है, E4 क्या हो जाएगा? इंग्लैंड। इसके अलावा G एंड F, तो ये हो जाएगा जर्मनी एंड फ्रांस। ठीक है, जर्मनी एंड फ्रांस। सो दीज आर दी कंट्री मेंबर्स इन G7। तो इसका एस्टैब्लिशमेंट कब हुआ? 1975 में, और इसके यहाँ पर आपको ये कंट्रीज देखने के लिए मिलेंगी। अब G7 की 2026 में जो मीटिंग होगी उसका आयोजन कहां पर किया जाएगा? फ्रांस में किया जाएगा। ठीक है, फ्रांस में किया जाएगा। 2025 में इसकी मीटिंग का आयोजन किया गया था, कहां पर? कनाडा में, जो कि इसकी 51st नंबर की मीटिंग थी। और फ्रांस में जो आयोजन किया जाएगा ये 52nd नंबर की मीटिंग होगी। ठीक है, 52nd नंबर की मीटिंग होने वाली है। तो हमको ये सारी जानकारी याद रखना है। इसके अलावा भी जितनी भी समिट्स एंड कॉन्फ्रेंस हुई है, लाइन से सारी चीजें समझ लो। जैसे अगर हम G20 की बात करें तो 2025 में इसकी मीटिंग का आयोजन हुआ है, कहां पर? साउथ अफ्रीका में। लेकिन 2026 में इसका आयोजन कहां पर किया जाएगा? 2026 में इसका आयोजन किया जाएगा USA में। इसके साथ ही में अगर हम SCO की बात करें तो SCO की जो मीटिंग है 2025 में इसका आयोजन कहां पर किया गया था? चाइना के तियानजिन में इसका आयोजन किया गया था, चाइना में। लेकिन 2026 में इसका आयोजन किया जाएगा किर्गिस्तान की बिश्केक में। ठीक है, किर्गिस्तान की बिश्केक इसकी कैपिटल है, यहाँ पर इसका आयोजन किया जाएगा। ठीक है, अच्छा, 2027 में इसका आयोजन पाकिस्तान में किया जाएगा। ठीक है, 2027 में पाकिस्तान में इसका आयोजन किया जाएगा। इसके साथ ही में याद रखेंगे हम यहाँ पर, अगर हम बात करते हैं किसकी? बिम्स्टेक की, तो बिम्स्टेक का जो आयोजन है, इसकी मीटिंग का जो आयोजन है, ये कहां पर होगा? ये हो जाएगा आपका, अभी जो हुआ था ये हुआ था थाईलैंड में। थाईलैंड की कैपिटल बैंकॉक में इसका आयोजन किया गया था। G7 के बारे में मैंने आपको बता ही दिया है। तो ये कुछ मीटिंग्स हैं जिनके बारे में आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि मध्य प्रदेश का रातापानी टाइगर रिजर्व जो है, इसको नया नाम दिया गया है, और ये जो नया नाम है ये किसके नाम पर रखा गया है? तो पहली बात, इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? देख लीजिएगा, द करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन सी, मतलब कि डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकणकर, इनके नाम पर रखा गया है। अब थोड़ा सा रातापानी टाइगर रिजर्व के बारे में बात कर ली जाए। ठीक है, रातापानी टाइगर रिजर्व कहां पर है? मध्य प्रदेश में है। अब इसका जो नया नाम है ये वाकणकर जी के नाम पर रखा जाएगा, और ये रहे वाकणकर जी। ठीक है, चलो, अब सबसे पहली बात था इन्होंने क्या किया था, क्यों इनके नाम पर रखा जा रहा है? तो इन्होंने की थी भीमबेटका की खोज। किसकी? भीमबेटका की खोज इन्होंने की थी। कब की थी? तो 1957 में की थी। अच्छा, आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये जो भीमबेटका की गुफाएं हैं इनको यूनेस्को की लिस्ट में शामिल किया गया है, यूनेस्को की कल्चरल लिस्ट में शामिल किया गया है। तो कब किया गया? तो ये किया गया है 2003 में। ठीक है, 2003 में। कहां पर स्थित है? एमपी में स्थित है। एमपी में भी कहां पर? रायसेन में। ठीक है, रायसेन सीहोर वाला जो पार्ट है। अच्छा, अब थोड़ा सा हम बात करते हैं रातापानी टाइगर रिजर्व की। तो रातापानी टाइगर रिजर्व कहां पर है? रातापानी टाइगर रिजर्व है मध्य प्रदेश में। कहां पर? मध्य प्रदेश में। एमपी में भी कहां पर? तो वही रायसेन
रायसेन और सीहोर वाले इलाके में, ठीक है, रायसेन और सीहोर वाले इलाके में। रातापानी टाइगर रिजर्व को 57 नंबर का टाइगर रिजर्व भी घोषित किया जा चुका है। अच्छा, 58 नंबर का टाइगर रिजर्व भी एमपी का ही है, जिसका नाम क्या है, माधव टाइगर रिजर्व, जो कि एमपी के शिवपुरी जिले में है। अब ऐसी बातें चल रही है कि 59 नंबर का जो टाइगर रिजर्व होने वाला है वो होगा आपका कैमूर टाइगर रिजर्व, विच इज लोकेटेड इन बिहार, ठीक है। ऑलरेडी वहां पर एक टाइगर रिजर्व है जिसका नाम है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, और ऐसा बोला जा रहा है कि अब ये बिहार का सेकंड टाइगर रिजर्व होने वाला है। हालांकि बहुत टाइम से ये कहानी चल रही है कि कैमूर टाइगर रिजर्व को अब बना दिया जाएगा टाइगर रिजर्व, बट अभी जब हो जाएगा तब पढ़ लेंगे, ठीक है। चलो, अभी टोटल अगर टाइगर रिजर्व की बात करें तो टोटल 58 है, ठीक है। चलिए भाई, सो अब देखिएगा रातापानी टाइगर रिजर्व के बारे में हमने देख लिया है, कहां पर आता है ये भी याद रखिएगा, विंध्यन रेंज में आता है, विंध्यन रेंज में ये आता है, ठीक है, विंध्यन रेंज में आता है, रायसेन और सीहोर के बॉर्डर पर है, और ये भोपाल से थोड़ा सा नजदीक है, मतलब प्रॉपर भोपाल में नहीं है, उसके थोड़ा सा पास में स्थित है, ठीक है भाई। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जैन 2026 में राष्ट्रीय वस्त्र मंत्री सम्मेलन का जो आयोजन है 2026 में, इसका आयोजन कहां पर किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा असम के गुवाहाटी में इसका आयोजन किया गया है, ठीक है। अच्छा, आयोजन करने का कारण क्या है? तो सिंपल सी बात है, आयोजन करने का कारण यह है कि जो हमारा वस्त्र उद्योग है उसमें हम ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट कर पाए, ठीक है। तो एक्सपोर्ट करने का हमने एक टारगेट भी रखा है, बस उसके लिए यहाँ पर इसका आयोजन किया गया है। राष्ट्रीय वस्त्र मंत्री मतलब कि अगर हम नेशनल टेक्सटाइल मिनिस्टर की बात करें तो कौन हो जाएंगे? टेक्सटाइल मिनिस्ट्री किसके पास में है? ये मैंने आपको अच्छे से ट्रिक के तौर पे भी याद कराया हुआ है। टेक्सटाइल मिनिस्टर हैं हमारे प्रेजेंट टाइम पे, जिनका नाम है गिरिराज सिंह। क्या नाम है? गिरिराज सिंह, ठीक है। तो ये इनका नाम भी हमको याद रखना है। चलिए भाई, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये लिखा हुआ है कि राष्ट्रीय जो वस्त्र मंत्रालय है हमारा और असम सरकार को गुवाहाटी असम में राष्ट्रीय वस्त्र मंत्री सम्मेलन आयोजित किया गया, मतलब कि नेशनल टेक्सटाइल मिनिस्टर कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है 2026 में। इसका जो उद्देश्य है वो ये है कि 2030 तक 350 अरब डॉलर की वस्त्र उद्योग और 100 अरब डॉलर के निर्यात के लक्ष्य को बढ़ावा देना है। तो इन्होंने ये टारगेट रखा है। इसकी थीम भी याद रखेंगे, इसकी थीम है भारत के वस्त्र विकास, विरासत और नवाचार। मतलब कि यहां पर इसकी इंग्लिश में थीम की बात करें तो इंडियाज टेक्सटाइल वीविंग ग्रोथ हेरिटेज एंड इनोवेशन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आएंगे और ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, मेरे तरफ से आपका एक क्वेश्चन है, मुझे ये बताइएगा कि इनोवेशन इंडेक्स में हमारा क्या रैंक है? ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में हमारा रैंक क्या है? ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, इसमें इंडिया का क्या रैंक है? ये आप मुझे ना कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ठीक है। चलो आगे आते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है कि किस देश ने भारत और फ्रांस के नेतृत्व वाले अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन सहित 66 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से हटने की घोषणा की है? कौन हो जाएगा? ये है हमारे ट्रंप चाचा। मतलब कि यहाँ पर यूएसए ने ऐसा बोला है, यहाँ पर घोषणा की गई है कि हम 66 ऑर्गेनाइजेशन से हट जाएंगे, जिसमें सबसे मेन जो है वो है आईएसए। आईएसए मतलब कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस। अच्छा, ये यहाँ पर ना इसमें से कुछ ऑर्गेनाइजेशन ऐसे हैं जो कि पॉल्यूशन कंट्रोल के लिए काम करते हैं, एनवायरनमेंट को बढ़ावा देने के लिए काम करते हैं, तो इसने उन ऑर्गेनाइजेशन से भी हटने की घोषणा कर दी है। मतलब इसको ऐसा कुछ भी नहीं है कि भाई हमें ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ने से रोकना है, हमको जो है पॉल्यूशन कंट्रोल करना है, ऐसा उसको कुछ भी नीति नहीं है। उसने साफ साफ बोल दिया कार्बन का एमिशन बढ़े तो बढ़ता रहे, हमको तेल बेचने से मतलब है और कुछ भी नहीं, ठीक है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि ये बहुत ज्यादा पॉल्यूशन को लेके परेशान है या फिर एनवायरनमेंट को बढ़ावा देने के लिए बहुत काम कर रहा है। इसने साफ साफ अपने इन लफ्जों से इसने जाहिर कर दिया है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, हमारा जिसमें फायदा होगा हम वो काम करेंगे। तो इसने कुल मिला के आईएसए से भी हटने की घोषणा कर दी है। अब आईएसए की बात करते हैं, मतलब इंटरनेशनल सोलर अलायंस की बात करते हैं, तो इसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ था 2015 में। मतलब कि इसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ था 2015 में और इसका हेडक्वार्टर है गुरुग्राम हरियाणा में। कहां पर? गुरुग्राम हरियाणा में इसका हेडक्वार्टर है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि इसको बनाए जाने का कारण क्या था? इसको बनाया गया था, पहली बात तो इंडिया एंड फ्रांस के द्वारा, इंडिया एंड फ्रांस के द्वारा इसको बनाया गया था COP 21 के बाद में। COP 21 के बाद में। COP का मतलब क्या होता है? कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। क्या होता है? कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। तो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी जो कि 21 नंबर की हुई थी, कहां पर हुई थी? पेरिस में। और इसके बाद में यहाँ पर 2015 में निकल कर आया ISA, मतलब कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर मैंने आपको बता दिया इंडिया में स्थित है और यहाँ पर यूएसए ने ऐसी घोषणा कर दी है कि भाई हमको तो
निकलना है, कोई दिक्कत नहीं है, हम इन ऑर्गेनाइजेशन से निकल जाएंगे, ठीक है, हमारा फायदा होना चाहिए, दैट्स इट। इसके साथ ही में इसने और भी बड़ी बड़ी धमकियां दी हैं कि 500% का टैरिफ लगा देंगे अगर किसी ने भी रशिया से अगर तेल वगैरह खरीदा है तो यहाँ पर हमारे हित में भी कुछ कंट्रीज आई हैं बोलने के लिए, जैसे पोलैंड वगैरह, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ये बोला है कि 66 ऑर्गेनाइजेशन से हम हट जाएंगे, ठीक है, तो इन्होंने ये आदेश दिया है। दूसरी बात यह है कि संयुक्त राष्ट्र से जुड़ी 31 और गैर यूएन 35 जो संस्थाएं हैं वो इसमें शामिल है। भारत फ्रांस के नेतृत्व वाला इंटरनेशनल सोलर अलायंस भी इसमें शामिल है, और ये जो संगठन है अमेरिकी संप्रभुता और आर्थिक हितों के खिलाफ कार्य कर रहे हैं, ठीक है, तो ऐसा व्हाइट हाउस के अनुसार ऐसा बोला गया है, ठीक है। चलो खैर आगे बढ़ते हैं, फिर ये चीजें मैंने आपको बता दी। ऐसे तो इसने ये भी बोला है कि ये जो वेनेजुएला के जो राष्ट्रपति थे, अब तो है नहीं खैर, तो जो थे वेनेजुएला के पूर्व राष्ट्रपति हम कहेंगे उनको, निकोलस मादुरो, तो ऐसा बोला गया कि भाई ये भी अशांति फैला रहे थे, है ना, ये भी जो है ड्रग्स की स्मगलिंग करवा रहे थे, तो ये किसी पे भी कुछ भी आरोप लगा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये सब पे एलिगेशन लगा देता है, ठीक है। चलो आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। किस देश के वैज्ञानिक हाल ही में ध्रुवीय सहयोग पहलों के तहत भारत के अंटार्कटिक मिशन में शामिल हुए हैं? अब ये पूरी कहानी हम समझेंगे आराम से। सबसे पहले तो हम बात करते हैं, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज यूनाइटेड अरब अमीरात। तो हम क्या कर रहे हैं, इंडिया और यूएई मिलके क्या बना रहे हैं यहाँ पर, देखो अंटार्कटिका प्रोग्राम है एक, अंटार्कटिका प्रोग्राम के बारे में आपने सुना होगा, जिसमें क्या होता है, जिसमें हम अंटार्कटिका की खोज करते हैं, ठीक है, जिसमें अंटार्कटिका की खोज की जाती है, कुल मिला के बस बात ये है, ठीक है। अब इसके लिए एक मिशन तैयार किया गया था जिसका नाम है अंटार्कटिका प्रोग्राम, जिसे 1981 में लॉन्च किया गया था, 1981 में लॉन्च किया गया था। अच्छा, इंडिया की ऑब्जर्वेटरीज वगैरह भी बनी हुई है अंटार्कटिका पे, पता है ना, इंडिया की ऑब्जर्वेटरीज वगैरह, जैसे कि एक का नाम है गंगोत्री जिसे बनाया गया था 1983 में, एक बनी हुई है भारती को बनाया गया था 2012 में, और एक बनी है मैत्री, ठीक है, एक बनी है मैत्री को कब बनाया गया था, तो 1988 में बनाया गया था। अब ऐसा बोला जा रहा है कि मैत्री को रिप्लेस किया जाएगा, ठीक है, मैत्री को रिप्लेस करके यहाँ पर एक दूसरी ऑब्जर्वेटरी आएगी जो कि बनकर तैयार हो जाएगी 2029 तक, जिसका नाम है मैत्री 2 या मैत्री सेकेंड आप कह सकते हैं। तो यहाँ पर मैत्री सेकेंड आएगी, ठीक है, तो ये कब आएगी भाई, ये बनकर तैयार हो जाएगी 2029 तक और ये रिप्लेस कर देगी मैत्री को, ठीक है। चलिए, तो अब यहाँ पर इसके साथ में यूएई के साथ में हमने इस मिशन को तैयार किया है, ठीक है। अंटार्कटिका की बात करें तो साउथ पोल पर स्थित है, अंटार्कटिका की बात करें तो ये साउथ पोल पर स्थित है, साउथ पोल मतलब कि आपका 90 डिग्री का सदर्न हेमिस्फीयर, ठीक है, 90 डिग्री का सदर्न हेमिस्फीयर। अच्छा, दूसरी बात ये है यहाँ पर मतलब 90 डिग्री का जो हमारा नॉर्दर्न लैटिट्यूड है, वो नॉर्दर्न लैटिट्यूड नहीं, साउथ लैटिट्यूड, आई एम सो सॉरी, ठीक है। चलो अब यहाँ पर हम आते हैं, आपको पता है कि अंटार्कटिका पर पहुंचने वाली सबसे कम उम्र की जो महिला है उनका नाम क्या है, काम्या कार्तिकेन, जो कि बिलोंग करती हैं मुंबई से, और साथ ही में ये 18 वर्ष की हैं, ठीक है, 18 ईयर्स की हैं। तो यहाँ पर ऐसा बोला गया है। चलो ये सारी चीजें ठीक है, ठीक है, ये सारी चीजें ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ है, इंडिया और यूएई के बीच में ये समझौता हुआ है, याद रखेंगे, मैत्री 2 आएगा मैत्री 1 की जगह पर, और मैत्री जो है इसकी स्थापना कब हुई थी, 1988 में हुई थी। बस इतनी चीजें आपको यहाँ से याद रखनी है। चलिए, अच्छा एक चीज और मैं आपको बता दूं, ये जो मैंने आपको बताई है ना इधर, ये जो मैंने आपको बताया है, गंगोत्री है, भारती है, मैत्री है, इन सबको रेगुलेट कोई करता होगा ना इंडिया में बैठ के, अगर ये ऑब्जर्वेटरीज बनी हुई है साउथ पोल पर, बिल्कुल। तो कौन यहाँ पर अंटार्कटिका में कौन इसको रेगुलेट करता है, तो आंसर करेंगे इंडिया में गोवा में एक ऑर्गेनाइजेशन बना हुआ है जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशियन, ठीक है। तो यहां से इस वाले ऑर्गेनाइजेशन से क्या होता है, ये सारी चीजें यहां से रेगुलेट की जाती हैं, जो कि स्थित है गोवा में, ठीक है। चलिए भाई, अब आएंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। लो आंसर ही आ गया, बट चलो कोई बात नहीं। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि एम स्ट्रिप्स ऐप का उपयोग करके बाघ अभ्यारण्य में बाघ जनगणना करने के लिए यहाँ पर जो है इसका यूज किया जा रहा है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि जो बाघ जनगणना है इसको कहां से स्टार्ट किया जा रहा है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा अन्नामलाई टाइगर रिजर्व। क्या है,
अन्नामलाई टाइगर रिजर्व कहां पर है? तो जाहिर सी बात है कहां होगी? तमिलनाडु में होगी। अच्छा, बाकी बात कर लेते हैं। जैसे बांदीपुर की बात करें, कहां पर है? कर्नाटक में है। जिम कॉर्बेट की बात करें, उत्तराखंड में है। और रणथंभौर कहां पर है? तो ये राजस्थान में है। अब बात करेंगे अन्नामलाई टाइगर रिजर्व की, तो अन्नामलाई टाइगर रिजर्व कहां पर है? तमिलनाडु में स्थित है। तमिलनाडु में स्थित है। और यहाँ पर एमस्ट्रिप्स ऐप का यूज करके यहाँ पर बाघ अभ्यारण्य, बाघों की जनगणना जो है ये की जा रही है। दूसरी बात, अभी हाल ही में एक डेटा आया था जिसके अनुसार बताया गया है कि 2025 में सबसे ज्यादा टाइगर्स की डेथ हुई है, जो कि 166 है। सबसे ज्यादा इसमें जो टाइगर्स की डेथ हुई है वो कहां पर है? एमपी में हुई है, क्योंकि मैक्सिमम टाइगर्स कहां पाए जाते हैं? एमपी में ही पाए जाते हैं। ठीक है, एमपी में ही पाए जाते हैं। अभी टोटल हमारे पास में टाइगर रिजर्व कितने हो गए हैं? तो ये है 58, जिसमें जो सबसे लेटेस्ट वाला है उसका नाम क्या है? माधव टाइगर रिजर्व, जो कि एमपी का ही टाइगर रिजर्व है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जैन 2026 में परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड, मतलब कि एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं। उनका नाम क्या है? उनका नाम है A.K. बाला सुब्रमण्यम। ठीक है, A.K. बाला सुब्रमण्यम, इनको यहाँ पर नियुक्त किया गया है। ठीक है, परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड में। ये आप इनका फोटो देख सकते हैं, ये रहे A.K. बाला सुब्रमण्यम। ठीक है, चलो अब जरा हम बात कर लेते हैं एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड की। तो इसकी स्थापना हुई थी 1983 में और इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? मुंबई में स्थित है। चलो ये सारी चीजें तो ठीक है। अब हम थोड़ा सा नेशनल अपॉइंटमेंट्स और देख लेते हैं जो कि अभी 2025 में हाल ही में किए गए हैं। ठीक है, चलो तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे, जैसे कि आपको पता है कि अभी बीआरओ के जो नए महानिदेशक हैं वो कौन बनाए गए हैं? हरपाल सिंह बनाए गए हैं। इसके साथ ही में नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के जो नए महानिदेशक हैं वो कौन बने हैं? राकेश अग्रवाल। ठीक है, हमको पता है कि अभी हाल ही में इंडियन एयरफोर्स के जो नए वाइस चीफ हैं वो कौन बने हैं? एयर मार्शल नागेश कपूर बने हैं। इन्हीं के साथ ही में जो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है इसके नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये हो जाएंगे रविंद्र कुमार अग्रवाल, मतलब कि R.K. अग्रवाल। इनके साथ ही में आपको ये भी पता होना चाहिए कि हमारी जो इंडियन हॉकी टीम्स है, मतलब इंडियन वुमेन हॉकी टीम है, इसके नए हेड कोच बने हैं शॉर्ड मारिन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके साथ ही में हमारी जो DGFT मतलब कि विदेश व्यापार महानिदेशालय, इसके जो नए महानिदेशक हैं वो बने हैं लव अग्रवाल। इसके साथ ही में सिक्किम हाई कोर्ट के जो नए चीफ जस्टिस हैं उनका नाम क्या है? मोहम्मद मुश्ताक। साथ ही में यहाँ पर बात की जा रही है बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया की, तो यहाँ पर इसके जो नए अध्यक्ष हैं वो बने हैं अजय सिंह। और साथ ही में CGA मतलब कि यहाँ पर भारत की नई महालेखा नियंत्रक कौन बनी है? तो इनका नाम है TCA कल्याणी, जो कि 29वें नंबर की महालेखा नियंत्रक बनी है। साथ ही में विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र में कौन बने हैं? इनका नाम हो जाएगा A. राजराजन। साथ ही में RPF की पहली महिला अध्यक्ष कौन है? इनका नाम है सोनाली मिश्रा। ठीक है, ये हो जाएंगे सोनाली मिश्रा। और रॉ के जो नए चीफ है वो बन गए हैं पराग जैन। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पूछा जा रहा है हाल ही में सऊदी अरब में खाड़ी सहयोग परिषद बलों के द्वारा आयोजित प्रमुख सैन्य अभ्यास का नाम क्या है? अभी हाल ही में क्या किया गया है? अभी हाल ही में UAE में एक एक्सरसाइज का आयोजन किया गया है। किसके द्वारा? तो गल्फ कॉर्पोरेशन काउंसिल के द्वारा, मतलब GCC के द्वारा हाल ही में यहाँ पर एक जो है एक्सरसाइज का आयोजन किया गया है। आंसर क्या है? करेक्ट आंसर हो जाएगा गल्फ शील्ड 2026। ठीक है, गल्फ शील्ड 2026। चलो अब हम जरा थोड़ा सा इंडिया के साथ भी बात कर लेते हैं। ठीक है, ये इस एक्सरसाइज का आयोजन किया गया है। अब हम थोड़ा इंडिया के साथ बात कर लेते हैं। अगर मैं आपसे बोलूं कि UAE के साथ में हमारी कौन सी एक्सरसाइज होती है, तो आंसर करेंगे एक तो होती है जायद तलवार, एक होती है जायद तलवार एक्सरसाइज, और एक एक्सरसाइज और है जिसका नाम क्या है? इसका नाम हो जाएगा आपका डेजर्ट साइक्लोन एक्सरसाइज। डेजर्ट साइक्लोन हाल ही में UAE में अभी डेजर्ट साइक्लोन सेकेंड एक्सरसाइज का आयोजन किया गया है। ठीक है, अच्छा दूसरी बात अगर हम सऊदी अरब के साथ में बात करते हैं, तो सऊदी अरब के साथ में हमारी जो एक्सरसाइज होती है उसका नाम है अल मुहद अल हिंदी। ठीक है, अल मुहद अल हिंदी, इस एक्सरसाइज का आयोजन सऊदी अरब के साथ में किया जाता है। ओमान के साथ अगर मैं बात करूं तो इसके साथ में होती है अल नागा एक्सरसाइज। ठीक है, अल नागा एक्सरसाइज का आयोजन इसके साथ में किया जाता है। अब थोड़ा सा GCC की बात कर लेते हैं, मतलब कि गल्फ कॉर्पोरेशन काउंसिल की बात कर लेते हैं। इसका एस्टैब्लिशमेंट कब होता है? 1981 में होता है। देखो ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, तो हर तरीके से तैयार रहो। ठीक है, सो इसका एस्टैब्लिशमेंट होता है 1981 में। इसका जो हेडक्वार्टर है वो है रियाद में। कहां पर? रियाद, सऊदी अरब में इसका हेडक्वार्टर है। चलो ठीक है, तो इसमें टोटल कितनी कंट्रीज हैं? चलो वो भी देख लेते हैं। इसमें टोटल अगर हम कंट्रीज की बात करें तो एक तो आता है UAE, दूसरा आता है सऊदी अरब, तीसरा है यहाँ पर ओमान, एक है कतर,
एक है कुवैत, ठीक है, कुवैत, और एक है बहरीन। क्या है? बहरीन। तो ये कंट्रीज हैं जो कि यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगी, ठीक है। ये सारी की सारी कंट्रीज इसी का पार्ट है, जीसीसी का ये पार्ट है। तो यहाँ पर जीसीसी के द्वारा ही इस एक्सरसाइज का आयोजन किया गया है जिसका नाम है गल्फ शील्ड, राइट। चलिए आगे बढ़ेंगे, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आएंगे। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। पूछा जा रहा है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस शहर में ईवी निर्माण कारखाने का उद्घाटन किया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर लखनऊ, ठीक है, लखनऊ। ये क्यों किया है? ताकि इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स को बढ़ावा दिया जा सके। तो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री, ठीक है, इसका उद्घाटन किया गया है किसके द्वारा? रक्षा मंत्री जिनका नाम क्या है? राजनाथ सिंह, इनके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। कहां पर किया गया है भाई? लखनऊ में। लखनऊ क्या है? लखनऊ कैपिटल है यूपी की, लखनऊ कैपिटल है, सिंपल सी बात है। अच्छा, यही लखनऊ में हमको पैरा बैडमिंटन का हेडक्वार्टर भी मिलता है, पैरा बैडमिंटन का हेडक्वार्टर भी मिलता है। अरे, पैरा बैडमिंटन का हेडक्वार्टर भी यहीं पर ही मिलेगा हमको, लखनऊ में। दूसरी बात, एक चीज और याद रखिएगा कि यहाँ पर ब्रह्मोस मिसाइल के लिए एक सेंटर भी बनाया गया है, ठीक है। ब्रह्मोस मिसाइल के लिए एक सेंटर भी यहीं पर ही बनाया गया है, ठीक है। अच्छा, यहीं पर ही एक चीज और भी है, यहीं लखनऊ में चौधरी चरण सिंह, ठीक है, चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी यहीं पर ही स्थित है। चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी यहीं पर ही स्थित है। चलो ये सब तो ठीक है। ये जो कंपनी है जहां पर इसका उद्घाटन किया गया है, ये जो फैक्ट्री है, इसका नाम क्या है? तो इसका नाम हो जाएगा, जो कि इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स निर्माण करेगी या मैन्युफैक्चर करेगी, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? अशोका लेलैंड, ठीक है, लेलैंड, ये इसका नाम है, ठीक है भाई। तो यहाँ से जितनी भी चीजें हो सकती थी इंपॉर्टेंट, वो सारी मैंने आपको यहाँ पर बता दी हैं। आगे बढ़ते हैं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नेशनल लेवल वर्कशॉप ऑन मिष्टी वाज हेल्ड इन विच सिटी? यहाँ पर मिष्टी जो है, मिष्टी को लेकर यहाँ पर राष्ट्रीय स्तर की कार्यशाला किस शहर में आयोजित की गई है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विजयवाड़ा। क्या है? विजयवाड़ा। विजयवाड़ा कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में है। कहाँ पर? आंध्र प्रदेश में स्थित है। तो यहाँ पर क्या किया गया है? मिष्टी। अब ये मिष्टी क्या है भाई? मिष्टी देखो, मैंग्रोव को लेकर एक योजना बनाई गई थी, जो कि कब प्रस्तुत की गई थी? 2024-25 के बजट में इसको प्रस्तुत किया गया था। 2024-25 के बजट में इसको प्रस्तुत किया गया था। अच्छा, बजट से भी याद रखना है हमको, 1 फरवरी को बजट पेश किया जाता है, 1 फेब को बजट पेश किया जाता है। इस बार संडे पड़ रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, संडे को ही पेश किया जाएगा। किसके द्वारा? फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा पेश किया जाता है। फाइनेंस मिनिस्टर हमारी प्रेजेंट टाइम पे कौन है? निर्मला सीतारमण, और ये 9वीं बार बजट को पेश करने जाएंगी, ठीक है। साथ ही में हमारा जो इकोनॉमिक सर्वे है वो आ जाएगा 29 जनवरी को, और साथ ही में 28 जनवरी को हमारा बजट सेशन जो है वो शुरू कर दिया जाएगा संसद में, ठीक है। चलिए, यहाँ पर करेक्ट आंसर मैंने आपको क्या बताया? विजयवाड़ा वुड बी योर राइट आंसर, ठीक है। चलिए भाई आगे बढ़ेंगे। मिष्टी की अगर फुल फॉर्म की बात करें तो इसका फुल फॉर्म है मैंग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोरलाइन हैबिटेट एंड टेंजिबल इनकम्स, ये इसका टोटल फुल फॉर्म हो जाएगा। अच्छा, मैंग्रोव क्या होते हैं? मैंग्रोव फॉरेस्ट की अगर हम बात करें तो ये क्या होते हैं? ये हमारे तटों पर स्थित होते हैं, ठीक है, मतलब समुद्र के पास में तटों पर स्थित होते हैं। जैसे आपको पता है कि हमारे यहाँ पर सुंदरबन देखने के लिए मिलता है, सुंदरबन मैंग्रोव है ना। सुंदरबन मैंग्रोव कहाँ पर है? वेस्ट बंगाल में है, वेस्ट बंगाल में है। तो उस तरीके से यहाँ पर जो तटों के किनारे जो वन होते हैं वो मैंग्रोव वन कहलाते हैं, और मैंग्रोव वन जो है ये हमारी सुरक्षा करते हैं। जितनी भी समुद्र में जो आपदाएं आती हैं, जैसे सुनामी वगैरह जो आ जाती हैं, उनसे हमारी रक्षा करने का काम करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिला एवं बाल विकास योजनाओं का एकीकृत वितरण करने के लिए किस केंद्रीय मंत्री ने पंखुड़ी पोर्टल को लॉन्च किया है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर अन्नपूर्णा देवी। कौन? अन्नपूर्णा देवी। अन्नपूर्णा देवी के पास में कौन सी मिनिस्ट्री है? तो आंसर करेंगे मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, ये मिनिस्ट्री अभी इन्हीं के पास में है, ठीक है, डेवलपमेंट इन्हीं के पास में है। चलिए भाई, तो यहाँ पर इन्होंने क्या किया है? पंखुड़ी पोर्टल को लॉन्च किया है। अब क्या है पंखुड़ी पोर्टल? तो यहाँ पर पंखुड़ी पोर्टल का उद्देश्य मेनली ये है कि जितनी भी सरकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं उनकी ट्रैकिंग की जाए, उनका लाभ
उनकी वितरण, मतलब क्या उनका लाभ वितरण हो रहा है, और इसको एक डिजिटल प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराया जाए, इसके लिए पंखुड़ी पोर्टल को शुरू किया गया है। इसमें कौन कौन सी योजनाएं होंगी, तो इसके तहत जो योजनाएं शामिल होंगी, एक तो मिशन शक्ति होगा जो कि महिलाओं की शक्ति और सशक्तिकरण के लिए जो योजना बनाई गई है। एक है मिशन वात्सल्य जो कि बाल संरक्षण के लिए योजना चलाई जाती है, और एक रहेगा सक्षम आंगनबाड़ी व पोषण 2.0 को यहाँ पर इनमें जोड़ा गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के मुख्य न्यायाधीश, मतलब जिनका नाम क्या है, जस्टिस सूर्यकांत, जो कि हमारे 53rd नंबर के सीजेआई हैं। इन्होंने देश की पहली पूरी तरह से पेपरलेस जिला अदालत, मतलब कि पूरी तरह से फुल्ली पेपरलेस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का उद्घाटन किया है। लेकिन ये जो उद्घाटन है ये वर्चुअली किया गया है। ठीक है, खुद गए नहीं है, वर्चुअली इन्होंने उद्घाटन कर दिया है। नाम क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखो वायनाड, ये जो केरला है, केरला का वायनाड जिला है, यहाँ पर एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है जिसका नाम है कलपेट्टा। ठीक है, कलपेट्टा। तो कलपेट्टा में यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है जो कि पूरी तरह से पेपरलेस बन गया है। ठीक है, पूरी तरह से पेपरलेस बन गया है। अगर मैं बात करूं कि फर्स्ट पेपरलेस लेजिस्लेटिव असेंबली कौन सी है, तो आंसर क्या करोगे, दिल्ली है। ठीक है, दिल्ली है। अब पेपरलेस बन गई है तो यहाँ पर सबको आईफोन 16 प्रो भी दे दिए गए हैं, क्योंकि 17 लॉन्च नहीं हो पाया था ना उस टाइम पे, तो 16 प्रो दे दिया गया कि पेपरलेस बन गया। तो अब काम कैसे करेंगे, तो एप्पल में काम करेंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या है, तो ये हो जाएगा आपका केरला के वायनाड में कलपेट्टा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, जहां पर ये बनाया गया है फर्स्ट पेपरलेस कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ऑफ इंडिया। चलिए, केरला से आपको याद रखना है 10th क्लास के बच्चों के लिए रोबोटिक्स शिक्षा मतलब रोबोटिक्स एजुकेशन को प्रोवाइड करने वाला इंडिया का जो पहला स्टेट है, दैट इज ऑल्सो केरला। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। और ये रहे, यहाँ पर देखो इस तरीके से इनॉग्रेशन किया जा रहा है वर्चुअली। ये कौन है, ये हमारे 53rd नंबर की सीजेआई हैं जिनका नाम है जस्टिस सूर्यकांत। आप मुझे ये बताओ हमारे इंडिया के 54th नंबर की सीजेआई कौन बनेंगे इनके बाद में 2027 में, बताओ। चलो आगे बढ़ते हैं। ये देख सकते हैं आप, ये पूरी तरीके से पेपरलेस जिला अदालत बन गई है जिसका वर्चुअली यहाँ पर उद्घाटन किया गया है। इसका उद्देश्य है कि ट्रांसपेरेंसी लाना। ठीक है, जो हमारी न्याय प्रणाली है, लीगल सिस्टम जो है, इसमें ट्रांसपेरेंसी लाना, कागज के उपयोग को कम करना और पर्यावरण का संरक्षण करना, यहाँ पर इसको ये बनाया गया है। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है हमारा राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, मतलब कि एनएसओ की यहाँ पर बात की जा रही है। इसके द्वारा पहले अग्रिम अनुमानों के अनुसार वित्त वर्ष 2025-26 में भारत की वास्तविक जीडीपी, मतलब कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यहाँ पर पूछा जा रहा है कि ये कितनी है। ठीक है, पूछा जा रहा है कि इसकी विकास दर कितनी है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा 7.4। कितनी रखी गई है जीडीपी, 7.4 रखी गई है 25-26 के लिए एनएसओ के द्वारा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। यहाँ पर देख लीजिएगा, और ये देख सकते हैं आप, यहाँ पर 7.4 यहाँ पर परसेंट जीडीपी रखी गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अच्छा एक मिनट, सारे क्वेश्चंस, हाँ चलो ठीक है, हो गए सारे क्वेश्चन। तो आज हमारे क्वेश्चंस इतने ही थे, और अब हम लोग मुलाकात करेंगे कल वाले सेशन में। लेकिन यहाँ पर उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, ये भी जान लीजिए। अच्छा, जितना मैंने पढ़ाया वो सब मैं टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूंगी, और टेलीग्राम चैनल का नाम है केडी लाइव टेलीग्राम चैनल, तो आप यहाँ पर इसको ज्वाइन कर सकते हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, देख लीजिएगा। आज से कुछ बैच शुरू हुए हैं यहाँ पर, कल से कुछ बैच शुरू हो गए हैं। फाउंडेशन बैच फॉर एसएससी एंड ऑल द कॉम्पिटिटिव एग्जाम, इसको शुरू किया गया है। ये 12 जनवरी से शुरू हो गए हैं, और यहाँ पर सबसे अच्छी बात ये कि मैम आपको पढ़ाने वाली हैं इंग्लिश, और बाकी सारी टीचर्स आपको सारे जो टॉपिक हैं, सारे सब्जेक्ट हैं वो कवर करवाएंगे। इसकी फीस रखी गई है 3499 विद द वैलिडिटी ऑफ 2 years। इसके साथ ही अगर आप एसएससी एंड ऑल द कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए अगर आप स्पेशल बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। 12 जनवरी से ये भी शुरू हो गया है, और इसकी फीस रखी गई है 2499। यहाँ पर भी मैम आपको पढ़ाएंगे, और बाकी टीचर्स आपको बाकी सब्जेक्ट कवर कराएंगे। इंग्लिश स्पेशल का बैच अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये आपको मिल जाएगा 1999 में। यहाँ पर मैम आपको बेसिक टू एडवांस सारे एग्जाम्स के लिए, प्री प्लस मेंस के लिए तैयारी कराएंगी, इंग्लिश पढ़ाएंगी। ठीक है, इसके साथ ही में रेलवे फाउंडेशन बैच हमारा लॉन्च कर दिया गया है 12 जनवरी को। इसकी फीस रखी गई है 199, और यहाँ पर आपको ज्योग्राफी एंड करंट अफेयर्स में पढ़ाऊंगी, बाकी सारे टीचर्स आपको अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ाएंगे। इसकी जो वैलिडिटी है ये रहने वाली है 2 साल के लिए। ठीक है, चलिए अगर आप आरआरबी ग्रुप डी के लिए तैयारी कर रहे हैं तो ये बैच आपके लिए बेस्ट है, क्योंकि यहाँ पर आपको 199 रुपए में 2 साल के लिए बहुत ही अच्छी तरीके से ग्रुप डी की तैयारी कराई जाएगी। ठीक है, चलो इसके साथ ही में अगर आप एसएससी जीडी के लिए तैयारी कर रहे हैं तो ये बैच आपको मिल जाएगा 1 साल की वैलिडिटी के साथ में 399 रुपए में। ठीक है, चलिए सो हम मुलाकात करते हैं कल, तब तक के लिए ख्याल रखिए, खुश रहिए। पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा केडी लाइव टेलीग्राम चैनल पर।
ठीक है, थैंक यू सो मच।